वेलकम टू आई गेट भिलाई। वैसे जैसे आपको मालूम है गेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट जो कि कंप्यूटर साइंस के ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी। और इन दो ब्रांच के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए और पर ये अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल भी प्रोड्यूस किए। तो हमारे साथ में अभी प्रेजेंट है युवराज शर्मा, जो यहाँ शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। इनका जो रैंक है ऑल ओवर इंडिया 778 है, 778 है AIR। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, जो कि अभी फाइनल ईयर में बिना ड्रॉप लिए हुए इन्होंने यहाँ पे तैयारी की है। इस रैंक पे इनको IIIT बंगलौर तो फिक्स है, वहाँ पे मिल ही जाएगा एडमिशन। और IIIT बंगलौर का भी प्लेसमेंट शानदार है, मतलब जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट पढ़े वहाँ से, जो एलुमनी नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ का, बहुत अच्छी अच्छी जगह भी प्लेस है लोग। वॉलमार्ट में, गूगल में भी इस साल एक लड़की का हुआ है विपाशा बोस करके, और भी बहुत सारे लोग हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर में हैं, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे आती हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका प्रिपरेशन क्या था, क्या स्टाइल था, कैसे पढ़ते थे, और उनका प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयारी, इनका प्लेसमेंट भी हो गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेगा। और उन्होंने गेट भी निकाला, दोनों चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया था। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं सिर्फ गेट ही फोकस करते हैं, प्लेसमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दोनों पर फोकस करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ उनको प्लेसमेंट ही चाहिए, बाकी चीज़ें उनको नहीं चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप ब्रीफ में चलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कितना हम आगे कर सकते हैं। तो युवराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आपने मतलब कॉलेज में रहते हुए तैयारी करके पॉजिटिव वे में रहकर आपने प्लेसमेंट भी अच्छा लगाया है। यस आपका प्लेसमेंट कहाँ पे लगाया है? सर प्लेसमेंट कैपजेमिनी में लगा था। कैपजेमिनी सीनियर एनालिस्ट पोस्ट। सीनियर एनालिस्ट। तो उसका पैकेज क्या है? 7.5 है। 7.5 है। तो बच्चों जैसे आप सुन पा रहे हैं कि इनका जो पैकेज है ऑलरेडी 7.5 लाख का है, तो पर एनम। हाँ। पर एनम होगा आपका। तो लेके साथ में उन्होंने गेट का भी प्रिपरेशन करते थे। फिर गेट में भी जैसे आपने प्रिपरेशन किया है, दोनों को साथ में लेके आपने रखे, मतलब दोनों मोटो था कि आपको एक बैकअप प्लान भी रखना है और प्लस गेट का भी मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करना है। यस। तो पहले हम आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके स्कूलिंग वगैरह कैसे थे और कहाँ पे थे आप? यस सर युवराज शर्मा है मेरा नाम, और यही भिलाई का रहने वाला हूँ मैं। मेरा जो स्कूलिंग है वो DAV पब्लिक स्कूल ACC जामुन से हुआ है। स्कूलिंग के दौरान भी JEE का जैसे प्रिपरेशन लगभग हर PCM स्टूडेंट करता ही है, तो मैं भी किया था। 11th-12th में कोचिंग किया था, बट क्योंकि उतना सीरियस नहीं था तो नहीं हो पाया था। तो जो एक NIT IIT में जाने का ड्रीम रहता है, जो फ्रेंड्स का हुआ अगर या फिर किसी पहचान में हुआ, तो वो नहीं हो पाया था। फिर कॉलेज में आया तो फिर दूसरे फ्रेंड से पता चला कि यहाँ गेट का है, उसके थ्रू भी काफी अच्छे स्टडीज के लिए जा सकते हैं। तो मैं अपने शंकरा के फ्रेंड्स के साथ ही 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। ओके, उस समय मतलब आपके दोस्त लोग ही बताया कि गेट खोलता है, हाँ। गेट करने जा सकते हैं। तो आपने 4th सेम में, उस समय ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी जस्ट। हाँ। क्योंकि आप 4th सेम में तो उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, ठीक है। Yes. तो फिर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किए थे आप? C सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था। C पूरा हुआ था ऑफलाइन, और डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हुआ था। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो ऑनलाइन आ गए थे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको मतलब कितना डिफिकल्टी हुई कन्वर्ट होने में? क्या आपको मजा आता था ऑनलाइन के अंदर पढ़ने में? सर डिफरेंस बस यही था, एनवायरनमेंट का था। बाकी कंटेंट वही है, टीचर वही है, बस मीडियम चेंज हो गया था। क्लासरूम इंटरेक्शन होता था, वो ऑनलाइन हो रहा है। बाकी आपको कंटेंट वही मिल रहा है, टीचर वही मिल रहे हैं, तो पढ़ाई में तो कुछ वैसे खास अंतर पड़ता नहीं था। बस आपको मोटिवेटेड रहना है कि आप पूरा क्लास सुबह शाम तक कर सकते हैं। मतलब आपको ज्वाइन करना जरूरी है। हाँ, बस नहीं ज्वाइन करें तो उसमें नुकसान हो जाता है सीधे। बाकी कोई भारी अंतर नहीं पड़ेगा कि ऑनलाइन में आप पढ़ें तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बस एनवायरनमेंट का चेंज रहेगा, आपको कंटेंट पूरा पूरा वही मिलेगा। हाँ, कंटेंट तो सेम ही रहता है। हम लोग ऐसा नहीं करते कि ऑनलाइन कम पढ़ाए और ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाए। तो दोनों में कंटेंट बिल्कुल सेम है। मतलब आपको आप आके भी देखेंगे, ऑफलाइन में आके पढ़ के भी देखेंगे तो आपको लगेगा कोई चेंजेस नहीं, सेम है मैथ्स अभी। और ऑनलाइन में एक फ़ायदा भी है कि आप घर में रह के पढ़ें। हाँ। अपने हिसाब से टाइम आपको आने जाने का टाइम बच जाएगा आपको। बस एक ही काम है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये भी फैसिलिटी देते हैं, जैसे लोगों की फैसिलिटी था कि भिलाई के रहने वाला है तो आके मिल सकते हो। आप कभी आप ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप हमेशा मिलने भी आते रहते हैं। हाँ, तो बीच भी में था मिलने में। आपके अपने ग्रुप के साथ में चलो हाँ। सर से मिल के आते हैं बीच में, तो उससे भी एक मोटिवेशन बना रहता है। तो अब थोड़ा सा अपने प्लान के बारे में बताइए कि कैसे सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते थे, क्योंकि आप 6th सेम में भी एग्जाम लिखे थे। हाँ। तो उस टाइम तक क्या आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे? नहीं सर, उस समय सब्जेक्ट्स 4-5 सब्जेक्ट्स हुए थे, और मैं नोट्स पढ़ के ही गया था। मैंने टेस्ट दिया था ना, ऐसा था कि एक एक फॉर्मूला याद है। मैं बस ऐसे जनरली एक्सपीरियंस के लिए कि 6th सेम में दे देते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही गया था। तो मेरा 28 पॉइंट करके जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था।
क्वालिफाई कर गए? हाँ, बस क्वालिफाई किया था। उससे भी एक हिम्मत तो आई हाँ, जाती है, उससे जब कुछ ना पढ़ के हम क्वालिफाई कर गए हाँ, तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हाँ, हैं। बस क्योंकि क्लासरूम में जो याद थे, कंसेप्ट याद थे, उन्हीं को ले गया था, ना टेस्ट, ना सारे फॉर्मूलाज याद करना, पूरा नोट्स, कुछ नहीं। मैं बोला क्लास में जितना पढ़े हैं उतना दिमाग लगा के आते हैं, कितना हिट हो रहा है क्वेश्चन। तो उससे फिर क्वालिफाई हो गया। तो ऐसा लगा कि जब कम पढ़ के या फिर सिर्फ ऐसे ही जाके दे सकते हैं, तो जब डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज याद करके टेस्ट देख करेंगे, तो क्यों नहीं इंप्रूव होगा। तो फिर आपका जैसे अभी फाइनल ईयर में आप पहुंचे, तो आपको सेकंड चांस अब देना था, क्योंकि फाइनल में से आप लिख सकते, तो उस समय क्या बदलाव किया आपने अपने अंदर? सर बदलाव यही किया कि नोट्स एक बार पढ़ के गया था तो समझ में आ गया था एक बार में नहीं होने वाला है, मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे, बार बार क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तब जाके कंसेप्ट में ग्रिप आएगी। तो नोट्स जैसे जैसे आपको क्लास चलते रहता था, नोट्स तैयार होते रहता था, रिवाइज करते रहता था। और अब जैसे बोलते थे गेट ऑफ फ्लो जो चल रहा है सब्जेक्ट का, आज जैसे डीबीएमएस में ये पढ़े तो उसी दिन बना दो। और क्योंकि घर पे ही थे, ऑनलाइन था, कॉलेज का प्रेशर भी नहीं था, तो टाइम बहुत रहता था, गेट ऑफ फ्लो भी इजीली हो जाता था, क्लास भी हो जाता था, रिवीजन भी हो जाता था। जिस तरह से फिर आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया? सिलेबस वही नवंबर में हो गया था, और उसके बाद टेस्ट में चले टेस्ट दिसंबर में चालू किया था, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर। हाँ। कैसे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट? स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स आते थे। कितना मिनिमम मार्क्स कितना आया? मेरा मिनिमम 30 या 32 आया था। मैक्सिमम कहाँ तक गया आपका? मैक्सिमम 72 गया था। 72 गया था। तो कैसा आपको लास्ट में कैसा फील हो रहा था? सर लास्ट में जब टेस्ट में कांस्टेंट हो गए थे, 60s के आसपास आ रहे थे, 60 से 65 के बीच में, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ सब्जेक्ट जो है अब थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। यही बस मेरे को ये जो चल रहा है यही रिफ्लेक्ट करना है गेट में, जो एग्जाम में है वहीं जाके रिफ्लेक्ट करना है। तो ये माइंडसेट बनाना था बस। अच्छा, तो आप जैसे नोट्स भी बनाते रहते थे, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे? नहीं सर, मैं नोट्स, क्योंकि मैं पता था कि सब्जेक्ट्स बड़े हैं और अच्छा खासा मोटा कॉपी बनने वाला, तो पहले ही बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स ले लिया था। तो मेरे एक रजिस्टर में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते थे। अच्छा। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, तो उसमें बुक मार्क मैं करता था, हर एक टॉपिक का बुक मार्क करके रखता था, हाईलाइट भी करके रखता था, और स्पेस रहता था वहां पे, शॉर्ट नोट्स हो गया या फिर कोई नया क्वेश्चन मिल गया उससे रिलेटेड वो भी लिख लेता था। तो उससे क्या हुआ, और मैं रिवीजन भी बहुत बार किया था। तो जितना टाइम मेरे को ऐसा लगा आखिरी में कि जितना टाइम में अब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा पूरे 12 सब्जेक्ट का, फिर उनको रिवाइज करूंगा, मैं कॉपी पलटाता था, मेरे को पता चलता था यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो बस कॉपी पलटान रहता था मेरे को। कितना हेल्प किया नोट्स आपको? सब पूरा नोट्स पे ही तो वो है, नोट्स का तो बहुत हेल्प रहा है, टेस्ट सीरीज और नोट्स। ये तो बुक्स वगैरह नहीं फॉलो किए थे आप? सब बुक्स में लिया था, बट जब मैं देखा जैसे डीबीएमएस मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैं बुक उसका लिया था, बट उसका जब मैं स्कोप देखा कि इसमें तो मतलब 100 पेज पढ़ूंगा तो 2 पेज मेरे काम का आएगा, और बुक्स से इम्प्रूव होता है, बट 80% जब मेरा नोट से हो जा रहा है तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा भला 20% के पीछे भागने के। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा था कि जो मेरे हाथ में है पहले उसको अच्छे से 100% कर लूं, तब मैं एक्स्ट्रा जो है बुक्स का जो है उनको फॉलो करूं। तो मैं इन पे ज्यादा फोकस किया था। ओके। तो फिर आपने जब एग्जाम लिखा आपने 3 घंटे के अंदर में, तो उस 3 घंटे के अंदर में कैसा आपको लगा, कैसा फील हुआ आपको? स्टार्टिंग में जैसे टेस्ट सीरीज में रहता है कि आधे घंटे में ये इतना एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वैसे दिमाग में एक फिक्स रहता है, बट वहां पे क्या हो गया था कि एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया था मैं, बट मैं 1-2 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था, और उसमें से एक बना भी नहीं था मेरा, तो मैं मेंटली फिर ना बढ़ता जा रहा था कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं इतना टाइम हो गया सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बना है, तो बहुत प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा था। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास में सोचा कि पेपर वही टफ आया तो सबके लिए आया है, अलग सेट है नहीं, तो अगर इसमें मेरे को बहुत ही कम नेगेटिव मार्क लाके अपना जिसमें 100% श्योर हूं सिर्फ उसी में टिक करूंगा। तो फिर बहुत केयरफुली फिर प्ले किया, मैं ऐसा नहीं था कि लग रहा है तो टिक कर दूं, मैं बहुत केयरफुल गया, क्योंकि एक मार्क्स बहुत मायने रखता है यहाँ पे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? सर क्वेश्चन में 54 अटेम्प्ट किया था। 54। तो गलतियां कितनी हुई? सर गलतियां मेरी ज्यादा, 0.67 का मेरा एक नेगेटिव आया था, और एमएसक्यू का सर याद नहीं कितना गलत किया था मैं। एमएसक्यू में उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। नेगेटिव 1 मार्किंग मेरा 2 मार्क्स वाले में गया था। तो अब एक चीज हम इस पे भी जाएंगे कि आप जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट की तैयारी के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है? सर CDS एल्गो तो जो नोट्स हैं उनसे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं, बस उनको कोडिंग में अप्लाई करना रहता है। तो मैं हैकर रैंक में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता रहता था। ये भी था कि जब ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच हुआ था तो थोड़ा दिन का टाइम था, मतलब कि उस समय एकदम इमीडिएटली नहीं, कुछ दिन का टाइम था। 10 दिन लगभग। हाँ 10-12 दिन। तो मैं सोचा कि ठीक है घर बैठे बैठे क्या है, अभी CDS उसी समय रिसेंटली पढ़े थे, मैं बोला करके देखते हैं। तो मैं लिंक लिस्ट का और ये सब क्यू का सोचा कि ट्राई करता हूँ खुद से लिखने का। तो मैं वैसे कोड लिखा थोड़ा थोड़ा करके, फिर हैकर रैंक, कोड शेफ ये सब होते हैं, तो मैं हैकर रैंक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया कि एक प्लेटफॉर्म करूंगा, इसी को अच्छे से करूंगा। तो उसी में मैं फिर ऐसे करते गया, 3 स्टार 4-5 स्टार तक के किया। फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस फिर कोडिंग में भी आ गया। तो मैं उस बीच का जो टाइम था उसमें कोडिंग चालू कर दिया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेता था, उससे माइंड क्या चलते रहता था एक डायरेक्शन में भी।
नहीं, टाइम है तो कल भी लेना चाहिए, फालतू टाइम क्यों खराब करना है। तो आपका ये प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से हुआ, कॉलेज के अंदर में Yes, हुआ है sir. ये। तो उसमें जैसे आपका प्लेसमेंट बैठे तो पहला राउंड क्या होता है प्लेसमेंट में? सर पहला राउंड तो उसमें वो कोडिंग का ही था। अच्छा। कि उसमें हाँ मैं पहले आईबीएम में बैठा था, उसमें भी हो गया था। फिर उसमें मल्टीपल राउंड्स थे, रिटन भी था, इंग्लिश भी था, टेक्निकल भी था, फिर कोडिंग था, फिर इंटरव्यू था। इसमें कोडिंग का हुआ था और उसके पहले भी थोड़ा बहुत रिटर्न का था, पर उतना ज्यादा नहीं था। मेन जो था उनका फोकस कोडिंग में ही था। कोडिंग के उनमें 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं बनाया था, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया था टाइम की वजह से। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फिर कॉल आया था। अच्छा, मतलब कोडिंग के बाद सीधा इंटरव्यू। हाँ तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछे आपसे? सर, इंटरव्यू में मेरा नोट्स काफी काम आया, क्योंकि गेट के चक्कर में ऐसा था कि मैं प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्यादा नहीं किया था मैं, क्योंकि फोकस इसी में था। तो फिर वहां पे मैं पहले तो इंट्रो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे फेमस क्वेश्चन, तो बेसिक बताया। फिर उसके बाद उन्होंने सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, जो कि सीएस स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते ही हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट ये सब चीज पूछा। तो मेरा 15-20 मिनट तक के पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर से रिलेटेड और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने वो मुझसे सब बन गया होगा आपसे? वो सब सर नोट्स बहुत काम है पूरा। मेरे को रात को पता चला कि अगले दिन तुम्हारा वो है इंटरव्यू है। मैं रात को 7-8 बजे देखा, मेल आया है कि सुबह 9 से 1 के बीच स्लॉट है तुम्हारा इंटरव्यू में। बोला एक रात को भेजे, कैसे देखो क्या क्या चीज पूछते हैं। फिर मैं यूट्यूब में देखा कि क्या क्या चीज पूछते हैं, और मिक्सड रहता है, किसी को कुछ पूछे, किसी को कुछ पूछे। तो मैं बोला जो आता है मैं वही करूंगा। मैं अपना नोट्स पढ़ा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। डीबीएमएस, ओएस और नेटवर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, तो डीबीएमएस और नेटवर्क से क्यों पूछे, क्या रीजन? सर उन्होंने पूछा था जब सीडीएस बेसिक्स हो गए तो पूछे कि अच्छा अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताओ। तो मैं बोला कंप्यूटर नेटवर्क्स है, आर्किटेक्चर हो गया और डीबीएमएस, ये सब सब्जेक्ट्स भी मेरे को अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने पूछा था, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे, तो यहाँ पे मेरे को नोट्स काम आ गए। हाँ, तो जैसे आपका प्लेसमेंट लग गया, तो प्लेसमेंट लगने के बाद बहुत सारे लोग लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं गेट की प्रिपरेशन। कभी आपके मन में ऐसा आया? नहीं सर, नहीं आया था। रीजन क्या था इसका? सर रीजन यही था कि मेन फोकस गेट ही था। ये था कि अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना जो लाइन में चल रहे हैं वो तो है ही। अब 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, इसको तो नहीं छोड़ना है। ये अभी छोटे टाइम के रिलैक्सेशन के लिए बड़े चीज को नहीं इग्नोर कर सकते। तो अभी जैसे आपका प्लान है एमटेक करने का है? हाँ, यस। आगे तो एमटेक करने आप जाते हैं तो प्लेसमेंट तो वाकई बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ट्रिपल आई टी बंगलोर जैसा कि मतलब जनरल कैटेगरी के तो फिक्स आपको मिल ही जाएगा वहाँ पर भी। ठीक है, और अभी ट्रिपल आई टी हैदराबाद का भी एग्जाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे इस बार? सर अभी तो नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा, फॉर्म नहीं भरे आप? हाँ, अभी फॉर्म नहीं भरा हूँ मैं। तो जब रिजल्ट आया आपके, जब रिजल्ट देखा आपने, ठीक है, तो कैसा लगा आपको कि मतलब होता है ना कि पेपर बिगड़ गया तो उसके बावजूद भी बिगड़ गया था। जैसे अच्छा आपने जो फ़ोन किया था, बताया था कि सर पेपर उतना अच्छा नहीं गया, पता नहीं नहीं। क्या होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कैसा फीलिंग हुआ आपको? रिजल्ट आया तो मेरा तो ऐसा था कि नहीं हो पाएगा। मैं वहाँ एग्जाम के बीच में मेरा हालत ऐसा हो गया था कि अब तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो रिजल्ट आया, मैं देखा 778 आया, मैं बोला सही में आया। फिर रिफ्रेश वगैरह किया फिर से, मैं बोला आ गया। फिर दिखाया घर में, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12 बजे के आसपास रात को देखा था मैं। रिजल्ट काफी लेट आया था। हाँ, 12 बजे मैं देखा। फिर मम्मी पापा सोए नहीं थे ऐसी, तो जाके दिखाया, बोला कि हो गया, आ गया रैंक। बोले कि आ गया ना पक्का, सही में यही है ना? मैं बोला हाँ यही है, 778 है, आ गया है। क्योंकि घर में मेरा ऐसा था कि इसका तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकदम एज पे था मेरा, चांस बहुत कम था मेरा। फिर दिखाया तो एकदम खुश हो गए सर मम्मी पापा। आपने पढ़ाई की, आप तैयारी तो किए थे, तो इसलिए उसका फायदा आपको मिला है यहाँ पर। अब तो जूनियर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो लोग सिर्फ गेट या सिर्फ मतलब प्लेसमेंट या दोनों, मतलब प्लेसमेंट और गेट दोनों करे ज़्यादा अच्छा है? सर प्लेसमेंट और गेट में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए ये एक्स पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए एकदम वाई। उसी से रिलेटेड चीज़ है जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को बस आपको उसमें अप्लाई करना है। प्लेसमेंट्स में मेन फोकस उनका कोडिंग और एचआर में आप कैसे परफॉर्म करते हो वो रहता है। तो कोडिंग से रिलेटेड के लिए डीएस और एल्गोरिथम कांसेप्ट्स आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, ये आपके ऊपर अप्लाई करने का है। दोनों बहुत इजीली किया जा सकता है और आप प्लेसमेंट और गेट दोनों बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यही एडवाइस यही दूंगा कि सब्जेक्ट से, गेट के जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहें। अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो कुछ दिन का ब्रेक ले ले, पर ऐसा नहीं कि छोड़ ही दें। सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो बड़ा सिलेबस जो है कवर हो सकता है। एक बार में अगर ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, पर कनेक्शन सब्जेक्ट से रखिए, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि मैं गेट कर रहा हूं, मेरे को यही करना है, मैं पढ़ रहा हूं जो 2 साल से, यही मेरा मेन है। मैं फोकस नहीं हटाइए, कंसिस्टेंट रहिए आप। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए और लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा आपको। नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, टेस्ट दीजिए आप, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप बहुत जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि चीज़ों का एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो युवराज ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने बैकअप प्लान भी रखा और साथ में अपना गेट भी निकाला है।
ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे सब पूछते हैं कि सिर्फ क्या ऐसा होता है क्या कि प्लेसमेंट के लिए कर रहे तो गेट में नहीं होगा, गेट के लिए कर रहे तो प्लेसमेंट में नहीं होगा। सेम कंसेप्ट वही लगे, सीएस के कंसेप्ट इसमें भी लगेंगे, उसमें भी लगेंगे, वहाँ भी आएगा, कंसेप्ट यहाँ भी आएगा। यहाँ भी आएगा। तो इसलिए बस आपको लगे रहना है, लास्ट तक करते रहना है, सोचने की जरूरत नहीं बच्चों। तो इराज बहुत अच्छा से आपने लोगों को गाइड किया और बताया, और आप ऐसे कैसे अच्छी रंग भी लाए हैं। मतलब आपका फ्यूचर जो बहुत ही ब्राइट, बहुत आगे आप निकल जाएंगे आने वाले वक्त में। तो लगे रहिए ईमानदारी से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय बाय।